हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बहुत सारी डेफिनेशन और उनके एग्जाम। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है। उसके बाद जानेंगे ऊष्माक्षेपी अपक्रिया यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। इसके बाद हम लोग जानेंगे ऊष्माशोषी अपक्रिया यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन। फिर उसके बाद जानेंगे हम लोग संक्षारण यानी कि ऑपरेशन क्या होता है। इसके बाद विकृतिकता जानेंगे, रेनिसिडिटी है ना। तो फिर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें से एक दो डेफिनेशन आपको पेपर में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। व्हाट इज रेडॉक्स रिएक्शन? तो ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ एक ही समय पर, उन अपक्रियाओं को रेडॉक्स अपक्रियाएं कहते हैं। यानी कि रेडॉक्स अपक्रियाओं का दूसरा नाम उपचयन और अपचयन अपक्रिया भी होता है। क्वेश्चन आ जाए उपचयन और अपचयन अपक्रिया क्या होती है, तब भी रेडॉक्स अपक्रिया की डेफिनेशन लिखनी है। क्वेश्चन आए रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, तब भी यही लिखनी है, सेम डेफिनेशन। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं इसकी रेडॉक्स अपक्रिया की एक और डेफिनेशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार क्या डेफिनेशन होती है उसको समझिए। तो एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन, ये इसे इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकले तथा दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन मिले, यह एक ही समय यानी कि एक ही साथ अपक्रिया हो तो उस अपक्रिया को भी रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। यानी कि एक अपक्रिया में एक पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकले और दूसरे पदार्थ को इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इस प्रकार की अपक्रिया रेडॉक्स अपक्रिया होती है। तो यहाँ पर हमने रेडॉक्स अपक्रिया की एक और दो डेफिनेशन जानी, दो परिभाषाएं जानी। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। डेनियल सेल में जो अपक्रिया होती है वो रेडॉक्स अपक्रिया होती है। डेनियल सेल में कौन सी अपक्रिया होती है? रेडॉक्स अपक्रिया होती है। अब ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, इसको समझते हैं। ऊष्माक्षेपी अपक्रिया क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, समझ लो फिर लिखना। ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसी अपक्रियाएं या ऐसे रिएक्शन जिनमें हमें ऊष्मा यानी कि हीट मिलती है, हीट हमें मिलती है या हीट निकलती है, उन अपक्रियाओं को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं। अब यहाँ पर आप समझ लो एक्सो लिखा है, एक्सो का मतलब होता है बाहर। तो यानी कि जो ऊष्मा होगी, जो हीट होगी वो उत्पन्न होगी यानी कि बाहर की तरफ निकलेगी। तो वे अपक्रियाएं जिनमें हीट उत्पन्न होती है यानी कि ऊष्मा उत्पन्न होती है, उन अपक्रियाओं को ऊष्माक्षेपी अपक्रियाएं या एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल हो जाएगा गैसों का जलना, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। श्वसन ऊष्माक्षेपी अपक्रिया होता है। श्वसन यानी कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिल जाती है। ब्लड में मिलने के बाद ऑक्सीजन हमें क्या देती है, ऊर्जा देती है। उस ऊर्जा को हम लोग अपने काम करने में यूज करते हैं। तो ऊर्जा मिली यानी कि हीट मिली। तो इस तरीके से श्वसन कैसी अपक्रिया हो गई, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया हो जाती है। गैसों को जलाएंगे तो हीट निकलेगी, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया है। अब इसकी जस्ट अपोजिट, जिस बिल्कुल उल्टी है, ऊष्माशोषी अपक्रिया, इसको समझते हैं। ऊष्माशोषी अपक्रिया को इंग्लिश में बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, ऊष्मा का अवशोषण होता है। क्या होता है? अवशोषण, यानी कि ऊष्मा एक तरीके से खर्च होती है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, ऐसी अपक्रियाएं जिनमें ऊष्मा खर्च हो या ऊष्मा का अवशोषण हो,
हीट का अवशोषण हो, है ना, तो उन अभिक्रियाओं को क्या बोलेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड HgO, ये होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब इसको गर्म किया जाता है यानी कि इसको हीट दी जाती है तो हमें मिलता है मरकरी और ऑक्सीजन। तो इसमें ऊष्मा खर्च हो रही है, इसलिए ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्मा शोषी यानी एंडोथर्मिक अभिक्रिया है। अब यहाँ याद करने के लिए एंडो लिखा है, एंड लिखा है, एंड मतलब क्या होता है, समाप्त। तो यानी कि ऊष्मा जो हीट है वो एक तरीके से खर्च हो रही है, समाप्त हो रही, तो ऐसे याद रख सकते हैं। तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जब हीट किया गया तो क्या मिला, मरकरी और ऑक्सीजन मिलता है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण का जो एग्जांपल है वो भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्यों? क्योंकि जब पौधे भोजन बनाते हैं उस समय प्रकाश संश्लेषण होता है और वो धूप की सहायता से बनाते हैं, यानी सूर्य की जो हीट होती है, लाइट, उसको वो अपने अंदर सोख कर तब खाना अपना बनाते हैं, यानी कि उसमें भी ऊष्मा का यूज होता है प्रकाश संश्लेषण में। इसलिए प्रकाश संश्लेषण एक कैसी अभिक्रिया है, ऊष्मा शोषी यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नेक्स्ट अब हम लोग जानने वाले हैं संक्षारण क्या होता है, कोरोशन क्या होता है। तो देखिएगा, जब कोई धातु का मतलब कोई भी मेटल, जैसे लोहा, सोना, चांदी, है ना, तांबा, ये होती है मेटल। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब धातु संक्षारित हो जाती है। संक्षारित का मतलब वजन कम होना, ठीक है। तो कोई भी धातु है, जैसे कि लोहा मान लो, जब कोई लोहा या आयरन, लोहा के आसपास कोई अम्ल यानी कि एसिड या आर्द्रता, आर्द्रता मतलब नमी का मतलब गीला, जब लोहे के पास कोई गीलापन या पानी, है ना, आता है तो क्या होता है, जो लोहा होगा वो संक्षारित हो जाएगा, उसका वजन धीरे धीरे कम होने लगेगा। एकदम से नहीं दिखेगा कि अभी पानी डाला तुरंत कम हो जाएगा, धीरे धीरे कई दिन लग सकते हैं ना। तो इसी को बोलते हैं लोहे पर जंग लगना। कोई लोहा है, उस पर पेंट वगैरह नहीं करा, नमी आ गई, उसमें आर्द्रता आ गई, उसमें जंग लगने लगेगी। जंग लगने को ही बोलते हैं क्या, संक्षारण। तो इस लोहे पर जंग लगना क्या होता है, संक्षारण का एग्जाम्पल होता है। इसी तरीके से जब चांदी पर काली परत चढ़ जाती है, जब हम लोग देखें मम्मी या बहन लोग घर में चांदी के कोई गहने लाते हैं तो एकदम से चमकते हैं, 5-6 महीने हो जाए या 1-2 साल हो जाए, फिर देखो उनकी हालत एकदम काली सी हो जाती है। तो क्या होता है, चांदी है ना जो, वो आर्द्रता के संपर्क में आई, आर्द्रता मतलब गीलेपन के संपर्क में आई, तो चांदी पर क्या होने लगता है, काली वाली परत आने लगती है। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पर संक्षारण हो रहा है चांदी का। फिर मम्मी लोग जाएंगी सुनार के पास, इसको साफ कर दो, है ना, जब वो साफ करेगा तो चमक जाएंगी, लेकिन मम्मी को नहीं पता होता कि थोड़ी चांदी उसमें ही रह गई उसके साफ करने में। इस तरीके से वो लोग पैसे बहुत सारे कमाते हैं। दिन भर में मान लो 10 लोग आए, पूरे महीने में 300 लोग साफ करवाने आए, तो धीरे धीरे देखो कितनी इकट्ठी हो गई, है ना। तो अगली बार जाएं तो एक बार तो उससे बोलें कि अभी मेरा वजन तौल दो, जो गहना है, मान लो उसके गहने का वजन निकला 20.13 ग्राम, ठीक है। अब मम्मी से कह दो, तब वजन करा ले, कह दो अब साफ कर दो, अब साफ कर दें, कह दो अब वजन करो, अब वजन निकला मान के चलो 19.0 ग्राम, तो 1.13 कहाँ गया, चला गया उसके पास, और बाद में वो जिससे पानी से धुलता है वो पानी साइड में कर देता, चांदी बच जाती। लेकिन हमारी मम्मी लोग क्या, बस साफ हो गई, उसमें पैसे भी नहीं लिए, कभी कभी पैसे भी ले लेते हैं, और पैसे नहीं लेते तो घर वाले को ले जाते, देखो फ्री में साफ कर दिया। जितनी चांदी कहाँ जा रही, एक लोगों की मम्मी या बहन जी गई,
इतनी चांदी हुई, ठीक है। एक दिन में 10 लोग तो 10 ग्राम हो गई लगभग, तो पूरे महीने में 300 लोग हैं। एक दिन में 10 लोग तो फिर गुणा कर लो कितना, और वो अपना चार्ज तो ले ही रहा है बनाने का, है ना, सब एक चीज़ का। तो ये तो अलग बात है। हम लोग समझ रहे थे संक्षारण। तो संक्षारण क्या होता है, जब कोई धातु नमी के संपर्क में आए या अम्ल के संपर्क में आए तो संक्षारित होने लगती है, यानी कि उसका वजन कम होने लगता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, संक्षारण कहते हैं, ठीक। तो ये इसके एग्जाम्पल रहे थे, लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत और तांबे पर हरी परत। अब नेक्स्ट है फर्स्ट चैप्टर की लास्ट हेडिंग में विकृति गंधिता। ये क्या होता है, रेंसिडिटी। समझो इसको, जब तेल या वसा से बनी खाने की चीजें अपचयित हो जाती हैं तब ये विकृति गंधी यानी कि रेंसाइड हो जाती हैं। इनका स्वाद बदल जाता है और इनकी गंध भी बदल जाती है। इस प्रोसेस को विकृति गंधिता कहते हैं। अब समझो थोड़ा डिटेल में। मम्मी ने खाना बनाया, सब्जी बनाई या पूड़ी बनाई, तो उसमें क्या है, तेल यूज़ होगा, तेल नहीं तो घी यूज़ होगा। तो यही होता है, तेल और घी से बनी हुई चीज़ें होती हैं, वसा से बनी चीज़ें। तो फिर अभी मान लो रखा है, जब 4-5-6 घंटे हो जाए या एक दिन हो जाए तो फिर वो खराब होने लगता है, बदबू आने लगेगी। पहले जब खा रहे थे ताज़ा बना था तो स्वाद अच्छा था, खा रहे थे, और एक दिन बाद टेस्ट बदल गया और स्मेल भी बदल गई, गंध भी बदल गई। तो यानी एक तरीके से खाने का खराब होना, खाने की चीज़ों का खराब होना, सड़ना, इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्या, विकृति गंधिता। इससे खाने को बचाने के लिए, ठीक है, कुछ हम लोग उपाय कर सकते हैं। अब देखो जैसे बिस्किट सबने खाए होंगे, पार्ले जी, चिप्स खाते हैं ना, मम्मी आज खाना बनाती और 1-2 दिन में खराब, और पार्ले जी बिस्कुट, अंकल चिप्स, ये महीनों दुकान पे रखे रहते, ये क्यों खराब नहीं होते, है ना। तो उसमें अगर चिप्स का जो पैकेट है या जो उसमें केमिकल है वो ना डालें तो फिर वो भी 2-3 दिन में खराब हो जाए। तो फिर उसके कुछ उपाय हैं बचाने के लिए। क्या करते हैं लोग, या तो कोई चीज़ खराब ना हो सके तो वायु रोधी बर्तन में रखें, एकदम एयर टाइट डिब्बे में रखें, तो वो थोड़े दिन तक चल जाएगी। दूसरा, 2-3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, फ्रिज में, है ना। देखा होगा आप दुकान पे जाओ तो मट्ठा, दूध वगैरह कुछ चीज़ें फ्रिज में रखी रहती हैं तो खराब नहीं होती। घर में भी फ्रिज यूज करते हैं, फ्रिज को प्रशीतन भी कहते हैं। पैकेट में ऑक्सीजन गैस होती है, उसको हटा दिया, क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं चिप्स वगैरह में, तो इससे वो खराब नहीं होते हैं काफ़ी दिनों तक। इसके बाद जो पका हुआ भोजन है उसको सीधे सूर्य की रोशनी में नहीं आना चाहिए। पका हुआ भोजन सूर्य की रोशनी में आ गया तो जल्दी खराब होगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बच्चों हमने क्या क्या सीख लिया, रेडॉक्स अपक्रियाएं सीख ली, है ना, और क्या सीखा, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, ऊष्माशोषी अपक्रिया, संक्षारण सीखा, विकृति गंधिता सीखी। इतने टॉपिक कवर किए हैं। और वीडियो देखने के लिए ऊपर जाइए, चैनल के होम पेज पे प्लेलिस्ट बनी है, साइंस की अलग, मैथ की अलग, तो सभी वीडियो आप देख सकते हैं। जब आपके एग्ज़ाम आ जाएंगे तो आपको और भी सब्जेक्ट यहाँ वीडियो मिलेंगे अदर चीज और दूसरे टीचर्स से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।